अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। अच्छा, अब आज हम लोग पढ़ें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 2। व्हाट इज़ मीन बाय इन्वेंट्री। इस चैप्टर में हमने इन्वेंट्री के बारे में सीखना है कि इन्वेंट्री क्या है बेसिकली। ठीक है जी। जब हम इन्वेंट्री को सीख लेंगे, इन्वेंट्री के बाद फिर हमने देखना है इसकी डेफिनेशन के बाद कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सीख लेंगे तो फिर हम सीखेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है जी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू सीखने के बाद हम आपको सिखाएंगे कि इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है जी। ये कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसके बाद स्टोर कार्ड या इसको कहते हैं कॉस्ट फार्मूला, ये हमने सीखना है। व्हाट इज स्टोर कार्ड एंड कॉस्ट फार्मूला। इसमें जी दो हैं, FIFO एंड एवको, एवरेज कॉस्टिंग मेथड। जब आप ये सीख लेंगे फिर हमने इसकी अकाउंटिंग सीखनी है। अकाउंटिंग में दो तरह से की जा सकती है अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड अलाउ करता है। एक है पीरियोडिक और एक है परपेचुअल। जब हम अकाउंटिंग सीख लेंगे इसके बाद फिर एक आखिरी चीज़ है, दैट इज़ सेकंड लास्ट चीज़ है रिकन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर कोई गलती हो जाए स्टॉक में, इन्वेंट्री में, तो उसको कैसे रिकन्साइल करना, ठीक करना। और उसके बाद आखिरी चीज़ है डिस्क्लोजर। ये कुछ सवाल हैं जो हमने अपने इस चैप्टर में सीखने हैं। ठीक है। इन्वेंट्री इंट्रो के सिलेबस में है, कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी है। फिर FR 1 में दोबारा जाके पढ़ेंगे, FR 2 और एडवांस, ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। ठीक है। अब आते हैं इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री है क्या और हम इसको क्यों सीख रहे हैं और कहाँ कहाँ पे ये आती है इन्वेंट्री। व्हाट इज़ इन्वेंट्री। जिस चीज़ का कारोबार किया जा रहा है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। चूँकि हमारे सिलेबस में ट्रेडिंग कारोबार है तो हमारे लिए इन्वेंट्री क्या है, फिनिश गुड, यानी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसको बेच देते हैं। ये है ट्रेडिंग, ख़रीदना और बेचना। जिस चीज़ को, जिस आइटम को ख़रीदा जा रहा है बेचने के लिए, उसको इन्वेंट्री कहा जाता है, उसको स्टॉक कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है, स्टॉक। ठीक है। अभी भी बुक्स में कुछ जगहों पे नाम इस्तेमाल हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री, तीन तरह की अशिया को इन्वेंट्री कहते हैं जी। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस, नंबर 3 फिनिश गुड्स। व्हाट इज़ रॉ मटेरियल। हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें डेफिनेशन की हद तक आना चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है बेसिकली। ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे आइटम्स को, अशिया को, गुड्स को बनाया जाता है और बना के बेचा जाता है, तो ऐसे बिजनेसेस जिनको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो खाम माल होता है दैट इज़ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं। शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन, वो जो गन्ना है, शुगर इंडस्ट्री उससे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है, तो वो जो गन्ना है दैट इज़ रॉ मटेरियल। और जो चीनी है, शुगर जो आप इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, जो शुगर है दैट इज़ फिनिश गुड। तो वर्क इन प्रोसेस क्या है। देखिए, अगर आपने प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, अभी फिनिश गुड नहीं बनी, दरमियान में कहीं पे आपका प्रोसेस है, तो जो भी आइटम्स, जो भी चीज़ें जितने हद तक वो कंप्लीट है उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कह लें या वर्क इन प्रोसेस कह लें। ठीक है। रॉ मटेरियल को एक और एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक फर्नीचर शॉप है,
वो कुर्सियाँ बना के बेचते हैं। अब कुर्सियाँ बना के बेचते हैं तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? जो उन्होंने लकड़ी ख़रीदी, नेल्स ख़रीदे, उसके ऊपर पॉलिश ख़रीदी, वो उनके लिए क्या है? रॉ मटेरियल, ठीक है। और फिनिश गुड क्या है? जब उन्होंने कुर्सी बनाई वो इस काबिल हो गई कि कस्टमर को बेच सकें, उसको कहते हैं फिनिश गुड। और अगर इसके दरमियान में कहीं है, रॉ मटेरियल से बात आगे चल चुकी है, यानी बनना शुरू हो गई है, और कंप्लीट होने से पहले कहीं पे भी दरमियान में किसी स्टेज पे, उसको कहते हैं वर्किंग प्रोसेस। तो IS2 कहता है कि इन्वेंट्री क्या है? इन तीनों का नाम, इन तीनों को ऐड करें तो इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस एंड फिनिश गुड। हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सिलेबस में हम पढ़ेंगे सिर्फ फिनिश गुड की हद तक, लिहाजा हमने रॉ मटेरियल को नहीं पढ़ना, हमने वर्किंग प्रोसेस को नहीं पढ़ना, लेकिन डेफिनेशन के हद तक हमें इन्वेंट्री का पता होना चाहिए। इन्वेंट्री का कोर कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री क्या है? ऐसी गुड्स जिनको बेचने के लिए ख़रीदा जाए या बेचने के लिए बनाया जाए, और उन गुड्स का आपका कारोबार है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर मैन्युफैक्चरर जो है, ये इस मार्कर को बना के बेचते हैं, तो उनके लिए इन्वेंट्री क्या है? ये मार्कर का जो रॉ मटेरियल है, इस मार्कर जो इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, ये जो मार्कर कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों चीज़ें इनके लिए क्या है? इन्वेंट्री, ठीक है। अब आइएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है? अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक, रेडी टू सेल, अवेलेबल फॉर सेल तक, रेडी टू सेल, रेडी टू डिलीवर तक जितना भी खर्चा आएगा वो सारा क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। लेकिन हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? आपने परचेज़ किया, परचेज प्राइस प्लस आपको कमीशन पे करनी पड़ी, प्लस कोई टैक्सेस पे करने पड़े जो कि रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पे करनी पड़ी, बाहर से मंगवाया तो इंपोर्ट चार्जेस पे करने पड़े। ये वो सारी कॉस्ट है जो इन्वेंट्री को ख़रीदने से बेचने तक की है ट्रेडिंग के केस में। ट्रेडिंग में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर से गाड़ी मंगवाई है, आपका कारोबार, आपका शोरूम, आप गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और बेचते हैं। बाहर से गाड़ी मंगवाई तो इंपोर्ट रिलेटेड चार्जेस, अगर उस पर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, किसी एजेंट के थ्रू मंगवाई है तो उसकी कमीशन, ठीक है। और जो आपने वहाँ पे बिडिंग के लिए पैसे पे किया, दैट इज़ परचेज प्राइस। ये सारी चीज़ें ऐड कर दे तो इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? दिस इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस is equal to NRV, net realizable value। what is net realizable value? कि ये जो आपने इन्वेंट्री ख़रीदी है मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है? फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000, उसको बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1K, तो NRV क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल 9K, 9,000। अगर कॉस्ट आपके पास है 10 है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो एसेट ख़रीदा उसकी कॉस्ट 10 है, उसकी NRV 9 है, अब क्या करें? दिस इज़ द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कहती है कि आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, इन दोनों में से जो स्मॉलर अमाउंट है ना उस पर रिकॉर्ड करें। देखिए पहले केस में, ये जो फर्स्ट केस है, इसमें लोअर अमाउंट क्या है? NRV, तो किस पे रिकॉर्ड होगा? NRV पे रिकॉर्ड होगा केस 1 में, इज इक्वल टू 9। मैं केस 2 लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉस्ट इज़ अगेन 10, लेकिन NRV क्या है? 11K। अब किस पे रिकॉर्ड करना है इसको? लोअर पे, जो इन दोनों में से छोटी अमाउंट है। कौन सी छोटी अमाउंट है? दैट इज़ कॉस्ट। तो दूसरे केस में क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू 10।
सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, लोअर पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? देखिए हमने पढ़ा हुआ है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने अपने एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं लिखनी, तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। देखें हमने ख़रीदा था 10 रुपये का, अब उसकी वैल्यू बनती है 9 रुपीज़, तो हम 10 रुपये की बजाय अब 9,000 रुपये का रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 का नहीं रिकॉर्ड करेंगे। प्रूडेंस कहता है अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू ना करें, तो देखिए मैंने ओवर वैल्यू नहीं किया। अगेन देखिएगा आप, कॉस्ट है 10 रुपये, बिक के सेलिंग एक्सपेंस माइनस करके मुझे कितना फ़ायदा एक्सपेक्टेड है, 11,000 रुपये का, ख़रीदा हुआ 10,000 रुपये का, तो लोअर पे रिकॉर्ड करना है। मैंने देखें 10 पे रिकॉर्ड किया है। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? प्रूडेंस, क्या आपने लोअर पे रिकॉर्ड करना। मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कह रहा है और मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि इस इन्वेंट्री को वैल्यू क्या असाइन करनी है जो इन दोनों में से लोअर है, ये है इसकी वैल्यूएशन। अब आ जाएगा, कहता है जी स्टोर कार्ड कॉस्ट फार्मूला, कि जब आपने स्टोर में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है अपने पास, तो अकाउंटिंग ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने आपको 2 मेथड्स बताए हैं। एक फाइफो, फाइफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एवको क्या है? एवरेज कॉस्ट। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली नहीं बताया, लेकिन गाइडलाइन बता दी है कि कहाँ कहाँ पे आप अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने क्या देनी होती है? ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइफो कहाँ पे यूज़ होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे ये लगता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं और नई चीज़ों की एक्सपायरी लेट है, ऐसी जगहों पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे रिकॉर्ड किया जाता है। आमतौर पे जो मेडिकल स्टोर्स हैं उस पे फाइफो बेस पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और जो बेकरीज़ हैं उस पे इन्वेंट्री को फाइफो बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, मूवमेंट रिकॉर्ड करते हुए जब आप काउंटर पर ख़रीदने जाते हैं तो सेल्समैन की कोशिश होती है जो पुरानी चीज़ है वो आपको पहले देते हैं। जब आप ब्रेड देखते हैं, जो 100 वाली ब्रेड है वो आप उसको कहते हैं यार दूसरी दिखाओ, तीसरी चौथी दफ़ा में जाकर वो आपको फ्रेश देता है। पहले 2-3 दफ़ा ट्राई करता है यार पुरानी बिक जाए, ना बिकी तो मेरी ख़राब हो जाएगी। अगर आपका बिज़नेस मॉडल ऐसा है तो आप फाइफो बेसिस पे अपनी मूवमेंट को, स्टॉक के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन एवरेज बेसिस पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जहाँ पे नई और पुरानी चीज़ें उनकी कोई एक्सपायरी नहीं है, उसको इकट्ठा रखा जा सकता है। तो वहाँ पे क्या कहता है आपको स्टैंडर्ड कि आप एवरेज आउट कर लें। एक चीज़ आपने 10 रुपये ख़रीदी हुई है, एक आपने 8 रुपये ख़रीदी हुई है, दोनों में से कोई भी पहले बेचते, बेरिंग है फॉर एग्जांपल, ये जो पंखों में और मोटरों में बेरिंग्स होते हैं, बेरिंग्स अगर उसकी लाइफ नहीं है तो वो एवको बेसिस पे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। पहले वाले ख़रीदे हुए, बाद वाले ख़रीदे हुए, एक 10 रुपये का, एक 8 रुपये का, उसको एवरेज आउट करें तो आपको 9 रुपये कॉस्ट पड़ रही है, तो आप 9 रुपये पर रिकॉर्ड कर लें। तो एक ये मेथड है इन्वेंट्री की मूवमेंट को रिकॉर्ड करने का। लेकिन ये काम, ये लेजर नहीं है, ये काम कहाँ पे होता है? स्टोर में होता है। ये स्टोर इंचार्ज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो समटाइम आपको पेपर में ये सवाल आ जाता है कि हमने आपको इन्वेंट्री की क्वांटिटीज़ बता दी है, कॉस्ट बता दी है, अब आप हमें ये इन्वेंट्री का कार्ड बना के दिखा दें, स्टोर का कार्ड बना के बता दें। तो यहाँ पे भी हमसे सवाल पूछा था, इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? डेबिट क्रेडिट। अब इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, यहाँ पे फिर स्टैंडर्ड ने आपको 2 ऑप्शंस दे दी हैं। एक है पीरियोडिक, एक है परपेचुअल। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अगर हो तो ट्रायल बैलेंस में 3 लेजर्स आते हैं। आपको नज़र आएगा ओपनिंग स्टॉक, आपको नज़र आएगा परचेजेस का लेजर, और आपको नज़र आएगा ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ये आपको ट्रायल बैलेंस में नज़र आएंगे। एडजस्टमेंट में जाके आपको नज़र आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये कंपनी क्या कर रही है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रही है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? पीरियोडिक सिस्टम ये है कि आप सारा साल इन्वेंट्री की इन आउट को रिकॉर्ड नहीं करते। क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ परचेजेस, जब ख़रीदी
परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट सप्लाई क्रेडिट, परचेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट। तो सारा साल आप सिर्फ परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जब साल ख़त्म होता है, साल के आखिरी दिन या कोई भी अकाउंटिंग पीरियड, महीना है, क्वार्टर है, सेमी हाफ ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे क्या किया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक को फिज़िकली काउंट किया जाता है। क्या किया जाता है? फिज़िकली काउंट। जब आप लोग ऑडिट करने जाएंगे तो पहली असाइनमेंट आपको यही मिलेगी, स्टॉक काउंट। तो ऐसी कंपनीज में जहाँ पे परचेजेस का लेजर मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम या कंपनी साल के एंड पे, महीने के एंड पे या पीरियड, जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, उस पीरियड के एंड पे फिजिकली काउंट किया जाता है कि वहाँ पे कितनी क्वांटिटी पड़ी है। काउंट कर ली, से मेरे पास 100 रुपये की गुड्स पड़ी है जो बच गई हैं, क्लोजिंग स्टॉक, उसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, तो हम फाइनेंस की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे। 100 रुपये की चीज़ें बच गई हैं। पिछले साल की जो चीज़ें थी वो थी 150 की, ये पिछले साल की बची हुई थी। इस साल जो हमने परचेज़ की वो की 500 की। टोटल अवेलेबल कितनी हुई मेरे पास? 650 की चीज़ें, गुड्स ऐसी थी जो मेरे पास बिकने के लिए अवेलेबल हुई। उसमें से 100 मेरे पास अभी स्टिल बच गई हैं ये क्लोजिंग स्टॉक की। तो बिकी कितने की? 500 की जो गुड्स हैं वो बिक चुकी हैं। ये है जी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। क्या कहता है कि आपने परचेजेस रिकॉर्ड करते रहना। 500 रिकॉर्ड कर लिया आपने, सारा साल जब जब परचेज होती रही रिकॉर्ड करते रहे। हमने ये सीखा हुआ है, परचेज गुड्स खरीदी है तो क्या एंट्री है? परचेजेस डेबिट सप्लाई क्रेडिट, या परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट। तो इस केस में परचेजेस को रिकॉर्ड करते रहे, ठीक है। साल जब ख़त्म हुआ, क्लोजिंग स्टॉक को काउंट कर लिया। इसी तरह पिछले साल का भी किया हुआ काउंट। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये जो चीज़ें बिकी हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी? 500। सर ये कैसे पता चला? देखें, 150 का ओपनिंग स्टॉक था, साल के शुरू में इतने की चीज़ें पड़ी हुई थी, 500 की खरीदी, टोटल 650 रुपये की चीज़ें थी आपके पास पूरे साल अवेलेबल जिन्होंने बिकना था। उसमें से बिकी कितने की? 100 रुपये की। 100 रुपये की बच गई हैं। 650 रुपये की टोटल गुड्स थी जो पूरा साल अवेलेबल थी फॉर सेल। 100 रुपये की गुड्स बच गई हैं, तो बिकी कितनी? 650 अवेलेबल, 100 रुपये की बच गई, तो बाकी कितनी बिकी है? 500 की। दैट इज़ माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कहाँ से आया है? दिस इज़ माई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अगर पीरियोडिक सिस्टम हो इन्वेंट्री का तो परचेज का लेजर बनता है। ओपनिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में से मिलेगा और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक मिलता है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिक्स पढ़े, बेसिक्स में बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट थी। उसमें हमें ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मिल जाता था और परचेजेस ट्रायल बैलेंस में मिलती थी। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ में मिलता था? एडजस्टमेंट में। क्यों भाई? क्योंकि उसका कोई लेजर नहीं बनता, तो साल के एंड पे काउंट किया जाता है, जितनी अमाउंट होती है काउंट करके वो अमाउंट हमें बता दी जाती है, इतनी अमाउंट का स्टॉक अवेलेबल है। तो अकाउंटेंट्स आप क्या करते हैं? अच्छा ये अवेलेबल है, ये हमने ख़रीदा और ये पिछले साल का बचा हुआ था, पिछले साल के बचे हुए को और ख़रीदे को टोटल करते हैं अकाउंटेंट्स साहब, जो पड़ा हुआ उसमें से माइनस किया तो बाकी क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। कुछ जगहों पे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है जहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएबल हो और वो कहें कि हाँ हमारी इन्वेंट्री इधर उधर नहीं होनी चाहिए, इन्वेंट्री की बड़ी वैल्यू है, कंट्रोल बड़े अच्छे हैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, वो अपनी अकाउंटिंग करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से। ये क्या करते हैं? 2 लेजर मेंटेन करते हैं। एक इन्वेंट्री का लेजर पर मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री यानी स्टॉक का लेजर बनाते हैं, और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये 2 लेजर हमें कहाँ पे मिलते हैं? ट्रायल बैलेंस में। एडजस्टमेंट में क्या मिलता? नथिंग, ठीक है। अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है कि जब भी स्टॉक खरीदा तब भी रिकॉर्ड करें, जब बिका तब भी रिकॉर्ड करें, खरीदने और बेचने दोनों जगहों पे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे पीरियोडिक में सिर्फ खरीदते हुए रिकॉर्ड किया, परपेचुअल में खरीदते हुए भी और बेचते हुए भी इन्वेंट्री में रिकॉर्ड आता रहेगा। जो बिक जाएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल में आता जाएगा, यानी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, ये 2 लेजर्स बनेंगे, ठीक है। तो परचेज का लेजर,
नहीं जी, परचेज़ का लेजर नहीं बनेगा, परचेजेस सारी ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल में जा चुकी होंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास परपेचुअल सिस्टम, इंशाल्लाह हम सीखेंगे, डोंट वरी, इसके सारी अकाउंटिंग सीखनी है हमने। और ये है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। जब हम ये सीख लेंगे अकाउंटिंग करना, उसके बाद आपका एग्जामिनर कहता है ठीक है भाई आपने अकाउंटिंग सीख ली, ये जो मेथड है ना ये वाला, इस मेथड में कहता है गलती हो गई कुछ, आप ठीक कर दें। या वो कहता है दो सिचुएशंस देता है रिकॉन्सिलिएशन के लिए, एक देता है जी बैकवर्ड, एक कहता है फॉरवर्ड। व्हाट इज़ मीन बाय बैकवर्ड एंड व्हाट इज़ मीन बाय फॉरवर्ड? कहता है साल एंड हो गया 31 दिसंबर 2018, साल ख़त्म हो गया, स्टॉक काउंट नहीं किया जा सका, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था नहीं काउंट किया जा सका। 10 जनवरी हो गई, 15 जनवरी हो गई, 20 जनवरी हो गई, तो अब मालिकों को ख्याल है ओहो हमने तो स्टॉक गिना था, स्टॉक नहीं गिना, अब क्या करें? तो अब तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं आ सकी। उसके दरमियान में ये जो 20 दिन गुजर के जनवरी के, इसके दरमियान में नया स्टॉक ख़रीदा, कुछ स्टॉक बेच दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि साल के एंड पे कितना स्टॉक था? अगर काउंट किया तो पता होता 100 का था, अब तो 20 दिन गुजर चुके हैं, अब हम कैसे स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? इस सूरत में बैकवर्ड रिकन्सिलिएशन की जाती है। कैसे? बैकवर्ड रिकन्सिलिएशन ये कहती है कि इन 20 दिनों में जो नया स्टॉक ख़रीदा है, परचेज़ किया, उसको माइनस कर दो और जो बिक गया है उसको ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर का। इंशाल्लाह सीखेंगे, डोंट वरी। कुछ जगहों पे कहता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या है? आपको पता है 31 दिसंबर पे काम का बहुत लोड होता है, स्टॉक काउंट नहीं हो सकता, सारी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉक नहीं गिना जा सकता। ऐसी सिचुएशन में कुछ दिन पहले स्टॉक गिन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर इज़ द ईयर एंड, तो वो 20 दिसंबर को ही स्टॉक काउंट कर लेंगे सारा कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन हमें तो चाहिए 31 दिसंबर का, साल के आखिरी दिन का। ठीक है, कोई बात नहीं, अकाउंटेंट साहब कहते हैं हमारे पास इसका भी हल है, हम आपका 20 दिसंबर को फॉर एग्जांपल स्टॉक सारा काउंट कर लेते हैं। 20 से 31 तक 11 दिनों की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो परचेज़ करेंगे वो ऐड कर देंगे, जो सेल्स करेंगे वो लेस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर का स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हमने रिकन्सिलिएशन सीखनी है। रिकन्सिलिएशन सीखने के बाद आखिरी चीज़ है जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पहली दफ़ा आई है, दैट इज़ डिस्क्लोजर। अब आपने इस सारे इन्वेंट्री के बारे में अपने यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ लिख के, सेंटेंसेस लिख के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कुछ डिस्क्लोजर बताने हैं। क्या डिस्क्लोजर बताने हैं? आपने ये बताना है जी हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट और एनआरवी में से जो कम है उस पर इसको बता दें, जो काम किया है वो उसको डिस्क्लोज कर दें, एक सेंटेंस में लिख दें। क्योंकि बैलेंस शीट की फेस पे आ रहा, बैलेंस शीट पे लिखा हुआ आ रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक। अब यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं पता कि ये कॉस्ट पे लिखा हुआ है या एनआरवी पे लिखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड कहता है आप एक लाइन डिस्क्लोज कर दें, लिख दें कि जी हमने इन दोनों में से जो लोअर था उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं पता आपने फाइफो मेथड अडॉप्ट किया है या एफको मेथड अडॉप्ट किया है, कॉस्ट फार्मूला क्या है। IS2 कहता है कि आप एक लाइन इसके बारे में लिख दें कि हम इनमें से किस मेथड पे अपने स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी चॉइस आपके पास, यहाँ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पे चले जाएं, यहाँ परपेचुअल पे चले जाएं। कहता है अगर ये सिचुएशन है ना, तब भी आप एक लाइन अपना डिस्क्लोजर में लिख दें कि हमने इनमें से कौन सा काउंटिंग का मेथड चूज़ किया। तो यही जो हमने सब सीखना है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बुलेट्स में लिखने को कहते हैं डिस्क्लोजर। तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है जी, यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस की जा सकती है कि इन दोनों में से लोअर पे रिकॉर्ड करना है, क्यों जी? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, एनआरवी पे क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्योंकि देखिए समटाइम आपके पास कुछ स्टॉक पुराना पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। अगर उसकी वैल्यू में कमी आ गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो अब आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको कम वैल्यू पे लिखना है। वैल्यू में क्यों कमी आ सकती है? देखिए आपके पास जो मॉडल पड़ा हुआ है गुड्स का,
वो ऑब्सोलीट हो गया, नया मॉडल आ गया तो उसकी वैल्यू कम। डैमेज हो गया तो जाहिर है जो डैमेज चीज़ें वो सस्ती मिल जाती हैं, इवन के फल भी जो डैमेज हो जाए वो सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। तो डैमेज होने की वजह से, ऑब्सोलीट होने की वजह से, मार्केट से आउट हो गया, ट्रेंड ख़त्म हो गया, एक्सपायरी के करीब है, बहुत सारी रीजंस ऐसी है जिसकी वजह से स्टॉक की वैल्यू में कमी आ जाती है। अगर वैल्यू में कमी आ गया तो जितनी कमी है वो वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर कॉस्ट से कम हो गई है तो जितनी कम है कम वैल्यू पे लिख दें, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, ठीक है। थैंक यू।